सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा, द सक्सेस ऐप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परीक्षा। आज के सेशन में हम लोग फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले सैटरडे की बात की जाए तो हमने जनवरी 2022 करंट अफेयर्स देखा था। आज के सेशन में हम लोग फरवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। देखो, पहले क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर आई हूँ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। तो दुनिया का पूछा जा रहा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन जयपुर भारत हो जाएगा। तो जयपुर पिंक सिटी भारत आपको याद रखना है। थर्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर होगा? जयपुर भारत में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपसे पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? यही वाला जयपुर क्रिकेट स्टेडियम। तो जयपुर भारत में भारत का सेकंड है, ये इंडिया का सेकंड है, और वर्ल्ड का कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड का ये थर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिफरेंस याद रखिए। अगर आपसे, अब देखो, ये भारत का दूसरा था तो भारत का कोई सा पहला भी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो आपको गुजरात या नाम याद रखना है, अहमदाबाद। तो गुजरात अहमदाबाद में आपको मिलेगा भारत का पहला सबसे बड़ा। और ये जो गुजरात अहमदाबाद में भारत का पहला जो सबसे बड़ा मिला, वो विश्व का सबसे बड़ा भी माना जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? आपका गुजरात अहमदाबाद। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हुआ जयपुर। अब भारत के तीसरे सबसे बड़े की बात की जाए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो आपको ईडन गार्डन्स कोलकाता याद रखना है। ठीक है, ये फेमस भी है, तो ईडन गार्डन्स कोलकाता का नाम याद रखो। तो इस तरीके से भारत का पहला, भारत का दूसरा और भारत का तीसरा, आपने तीनों देख लिए। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और ये कौन सा है? विश्व का कौन सा है? तीसरा है। विश्व का सबसे पहला आपको पता पड़ गया, विश्व का सबसे तीसरा सबसे बड़ा आपको पता पड़ गया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा होगा, उसका नाम भी मैं यहाँ पे आपको लिखवाती हूँ, आप लिख लीजिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम आपको याद रखना है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा वर्ल्ड का। तो मेलबर्न का नाम आप याद रखें। अगर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो। फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। विश्व का पहला सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात अहमदाबाद। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, दो आपको विश्व के याद रखना है। अब हम भारत पे आए तो भारत का पहला सबसे बड़ा गुजरात अहमदाबाद, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जयपुर में आपको ध्यान रखना है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ईडन गार्डन्स कोलकाता। तो इस तरीके से आप फैक्ट्स याद रखोगे। क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी इमेज दिख रही है, ये जयपुर का क्रिकेट स्टेडियम है जो प्रस्तावित है। सेकेंड क्वेश्चन देखें हम, तो सेकेंड क्वेश्चन है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो विश्व का पहला देश जिसने कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाई वो कौन बना है? भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को किसने डेवलप किया? तो जाइकोव डी जो कोविड वैक्सीन थी, ये इसका नाम है। किसने इसको डेवलप किया है? तो आपको मतलब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको जाइकोव डी याद रखना है। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये डेवलप की गई है जाइडस के द्वारा। ठीक है, तो जाइडस का नाम याद रखो, जाइकोव डी का नाम याद रखो, और ये भारत में सबसे पहले ही प्रयोग की गई। विश्व का पहला देश बना है भारत इसका प्रयोग करने वाला। थर्ड क्वेश्चन,
भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अगर भूवैज्ञानिक पार्क, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क की बात की जाए तो ये कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा। और थर्ड क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो है वो सही आंसर होगा, जल्दी से हम लोग आंसर पर चलें तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है जबलपुर मध्य प्रदेश। तो जबलपुर मध्य प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो मध्य प्रदेश है ये भूवैज्ञानिक पार्क, इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क होगा, ठीक है। और देखो इसकी एग्जैक्ट अगर आप लोकेशन देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में ये बनेगा। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। तो नर्मदा नदी के किनारे आपको ध्यान रखना है, ये पहला भूवैज्ञानिक पार्क विकसित किया जा रहा है। अब ये जो लोकेशन है नर्मदा नदी के किनारे, ये जो लोकेशन है, इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि 1928 में सर स्लीमन के द्वारा सबसे पहले जो डायनासोर फॉसिल्स हैं वो डायनासोर फॉसिल्स भी इसी एरिया से प्राप्त हुए थे। तो डायनासोर फॉसिल्स 1928 में इसी एरिया से प्राप्त हुए थे। अब यही जो एरिया है जबलपुर मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा हिल्स, यहाँ पर पहला जियोलॉजिकल पार्क भी बनाया जा रहा है, भूवैज्ञानिक पार्क। तो ये सारे फैक्ट्स आप रिलेट करके याद रखें। अब देखो यहाँ पर जियोलॉजिकल पार्क की बात आई, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो GSI या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई? तो आपको स्थापना के वे में याद रखना है 1851। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर मिलेगा? तो कोलकाता आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखोगे किससे रिलेटेड? GSI भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश। और 1928 में यहाँ पर डायनासोर फॉसिल्स भी प्राप्त हुए थे। किसे प्राप्त हुए थे? सर स्लीमन का नाम आप ध्यान रखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? तो देखो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है, अगर देखा जाए तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आपको ध्यान रखना है। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो IPL 2021 की विजेता टीम भी रही थी। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, यूनिकॉर्न कौन सी क्रिकेट टीम होती है? नई कंपनियों या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, उन्हें यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा मान लिया जाता है। तो $1 बिलियन जिनका वैल्यूएशन हो जाए, ऐसी स्टार्टअप्स को आप यूनिकॉर्न में इंक्लूडेड मानते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स पहली ऐसी IPL टीम है जो इसके अंदर आई है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी आप सभी जानते हैं, फेवरेट हम सभी के। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो आपको ध्यान देना है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 की बात है और इसमें खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय मालविका बसोड, उन्नति हुडा, तस्नीम मीर या फिर अश्विनी पोनप्पा। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है उन्नति हुडा। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हो जाएंगी उन्नति हुडा। अब इसमें एक बात ध्यान रखो, इन्होंने विमेंस सिंगल जीता है। इसमें क्या जीता है इन्होंने? इसमें विमेंस सिंगल जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंस सिंगल किसके द्वारा जीता गया, तो मेंस सिंगल में आपको किरण जॉर्ज का नाम ध्यान रखना है। तो मेंस सिंगल में किसका नाम हो जाएगा? किरण जॉर्ज का नाम, ठीक। किसकी बात हुई? बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 की यहाँ पर बात हुई है। अब ये किस ड्यूरेशन में हुआ था? तो 25 से 30 जनवरी के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो है ओडिशा का, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। तो विमेंस सिंगल में आपको नाम ध्यान रखना है उन्नति हुडा का, और मेंस सिंगल की बात की जाए तो वहाँ पर फिर किरण जॉर्ज का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखो। 6th क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ मैं। अब देखो उन्नति हुडा जो है वो केवल कितने वर्षीय हैं? तो सिर्फ 14 वर्षीय हैं, 14 ईयर्स की हैं केवल। आयोजन स्थल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, कटक, ओडिशा, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल
इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अब देखो यहाँ से एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हुआ, इसको याद रखना हमेशा कि इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और 1 फरवरी 2022 को देखा जाए तो इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 46 कौन सा फाउंडेशन डे था इनका, 46। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आईसीजी का 46 स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है पूछा जा सकता है, तो 1 फरवरी आप जरूर याद रखें। अब आईसीजी के बारे में हम बात करें, हमने जो पिछला सेशन देखा था उसमें भी हमने आईसीजी के बारे में बात की थी। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे भारतीय तटरक्षक बल कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 18 अगस्त 1978 आप ध्यान रखें। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके महानिदेशक की अगर बात की जाए तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं वीएस पठानिया जी। तो ये सारे फैक्ट्स आईसीजी से रिलेटेड आप लोग जरूर याद रखो, ठीक है। 7th क्वेश्चन पर लेकर जा रही हूँ मैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड 2021 जीतने वाले आपको भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पीआर श्रीजेश या फिर पीवी सिंधु। और इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है पीआर श्रीजेश। तो पीआर श्रीजेश कौन है? पीआर श्रीजेश आपको याद रखना है इंडियन मेंस हॉकी क्रिकेट टीम जो है उसके एक गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश। और ये जो पीआर श्रीजेश है इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है 2021 का। अच्छा, ये पुरस्कार मिलने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हुए हैं। इनके पहली बार ये पुरस्कार किसको मिला था, तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था रानी रामपाल को। तो रानी रामपाल का नाम याद रखें, ये महिला हॉकी क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। तो इनके पहले ये पुरस्कार रानी रामपाल को मिला था और ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक अगर देखी जाए तो कहाँ आयोजित हुई? मस्कट, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर अल हमरा। तो 8th क्वेश्चन का आंसर हम देखें, 10वीं जो बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। किस किस के बीच की थी ये? तो ये भारत और ओमान के बीच की थी। और ये जो बैठक है ये बैठक 10वीं बैठक थी। इसके पहले 2008 में 9वीं बैठक हुई थी भारत और ओमान के बीच में। अगले क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मेंस सिंगल्स। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कौन सा सही आंसर हो जाएगा, किरण जॉर्ज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में हुआ था। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, इंडोर स्टेडियम कटक ओडिशा, 25 से 30 जनवरी के बीच में, ठीक। तो ये फैक्ट याद रखिए। 10th क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जिसको कहा जाता है वो कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की अगर बात की जाए तो कब मनाया गया? 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी या फिर 29 जनवरी। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी आपको याद रखना है, 2 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन क्या और बन सकता है? पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम हुई 2022 की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन। विश्व इस्पात संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन चाइना जो है वो चाइना आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जनरली सिर्फ इतना सा बन सकता है कि वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको चाइना का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आप देखें। रिपोर्ट जारी करता विश्व इस्पात संगठन। ये विश्व इस्पात संगठन की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। तोरज्ञा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो अगर तोरज्ञा महोत्सव की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे प्रमुख त्योहारों की बात करें तो पोंगल और उगड़ी 2 प्रमुख त्योहार हो जाएंगे। तो एक तो नाम याद रखना पोंगल
का दूसरा त्यौहार है आपका उगडी। इंग्लिश में स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं, उगडी, उगडी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रमुख त्योहार हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA पूछा जा रहा है। यहाँ पर CAG नहीं है भैया, ये किसकी बात हो रही है, CGA की बात है। तो CGA कौन बनी है, तो सोनाली सिंह CGA बनी है। वर्तमान में आपको CGA याद रखना है। CGA कौन होते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं, सोनाली सिंह बनी है। CAG और CAG जो है, CGA और CAG, इन CGA और CAG में डिफरेंस क्या होता है, ये जो है CAG ये इंडिपेंडेंट निकाय माना जाता है, स्वतंत्र निकाय माना जाता है, लेकिन ये जो निकाय है ये सरकार के अंतर्गत आता है। मेजर डिफरेंस केवल यही होगा आपका। तो CGA आपको सोनाली सिंह का नाम याद रखना है, और वर्तमान में CAG आप सभी जानते हैं मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान के CAG हो जाएंगे। अब अच्छा, CAG की बात हुई तो मैं CAG में आपको पहला CAG बताती हूँ। तो अगर फर्स्ट CAG आपसे पूछे जाए, इंडिया के फर्स्ट CAG कौन हुआ करते थे जब हमारा ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था, तो ड्रुमंड का नाम याद रखना है। पूरा नाम इनका हो जाएगा सर एडवर्ड ड्रुमंड। तो सर एडवर्ड ड्रुमंड का नाम आप ध्यान रखें, ये पहले CAG कहलाएंगे। इसके अलावा आपसे CAG से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं CAG की बात कर रही हूँ। CAG से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन आर्टिकल्स के अंतर्गत आपको CAG के बारे में पता पड़ता है, मतलब CAG की नियुक्ति या फिर उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स 148 से 151 के बीच में ये आर्टिकल्स किसके लिए हैं, CAG के लिए हैं। तो ये सारी बातें CGA पूछे जाए, सोनाली सिंह किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, तो दीपक दास को रिप्लेस किया है। CAG पूछे जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम ध्यान रखें। पहले CAG कौन थे, तो सर एडवर्ड ड्रुमंड हुआ करते थे। किस आर्टिकल के अंतर्गत CAG के बारे में आता है, तो 148 से 151 आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई सुरक्षा के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो अगर क्लैप अभियान की बात की जाए 14th क्वेश्चन, तो क्लैप अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ही आप ध्यान रखिएगा, फरवरी में ही ये स्टार्ट किया गया है, फरवरी 2022 में। तो क्लैप अभियान किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अब देखो आंध्र प्रदेश का ये जो क्लैप प्रोग्राम है, इसका आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम। तो क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो सेहत योजना है, ये दवाइयों का पोर्टल हुआ करता था कि आप होम डिलीवरी करके क्या करवा सकते हैं, दवाओं को मंगवा सकते हैं। तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो आपको ध्यान रखना है इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय इसका कुछ होगा, गृह मंत्रालय हो सकता है, लेकिन सेहत आपको ध्यान देना है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के अंतर्गत जो आता है उसमें आएगी आपकी सेहत योजना। और ये जो सेहत योजना है ये किससे संबंधित है, तो दवाओं की होम डिलीवरी से संबंधित है। इसके अलावा ऑनलाइन परामर्श भी लिया जा सकता है इसके अंतर्गत डॉक्टर से। 16 क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये जो द जेट जीरो एमिशन है इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया, दुबई का नाम ध्यान रखें आप, UAE दुबई। अब ये देखो हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, ये हाइड्रोजन से चलने वाली, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को बिल्कुल ना के बराबर बनाने के लिए ये जो जीरो जेट प्रोजेक्ट है, ये जेट जीरो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इस जेट जीरो प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये फ्लाइंग बोट बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, दुबई, UAE का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती है। और ये कितने यात्रियों को ले जा सकती है, तो 8 से 12 यात्रियों को एक बार में ले जा सकती है। हाइड्रोजन गैस से चलती है तो पॉल्यूशन रहित है, पूरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस से रहित हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 17th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का परीक्षण शुरू किया। अब ये जो पनडुब्बी है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब इसका जो निर्माण किया गया है वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट 75 है, ये प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है, तो प्रोजेक्ट 75 रिलेटेड है स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का
निर्माण हमारे भारत में करवाने वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियां होती हैं, ये स्कॉर्पियन पनडुब्बियां होती क्या हैं? इनकी क्षमता 1500 टन होती है, साथ ही साथ ये कितने डेप्थ में जा सकती हैं? तो 300 मीटर डेप्थ में जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, मतलब ये सभी जो पनडुब्बियां हैं ये कहाँ पर बन रही हैं? भारत में बन रही हैं। तो आपको वागीर का नाम ध्यान रखना है। वागीर जो पनडुब्बी है उसका निर्माण किसने करवाया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, 18वां प्रश्न, थल सेना के उत्तरी कमान नॉर्थ कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त किए गए? तो किसकी बात की गई है यहाँ पर बात की गई है उत्तरी कमांड, नॉर्थन कमांड के कमांडिंग इन चीफ की नियुक्ति की बात की गई है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी का आप नाम याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेजेंट में कौन है, तो आप सभी जानते हैं नरवाणे जी, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे का नाम आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखो। नॉर्थन कमांड आपसे पूछा जाए तो उपेंद्र द्विवेदी, और अगर आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछे जाएं तो वहां पर आप नरवाणे जी का नाम ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप उपेंद्र जी की इस इमेज देख सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, स्वराजबिलिटी, ये जो स्वराजबिलिटी है ये किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान देना है, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित जॉब पोर्टल है। पहली बात तो ये ध्यान रखो। अब इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है? 19वां प्रश्न आपको ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है IIT हैदराबाद। तो इसको किसके हेल्प से इंट्रोड्यूस किया गया या फिर आप बोलते हैं लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखना है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद का नाम आप ध्यान रखिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन हुए हैं अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे जाएं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो कि है जे साई दीपक। तो जे साई दीपक का नाम याद रखना है किस किताब के लिए? इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने प्रकाशित की है? तो प्रकाशित की गई है ये ब्लूम्सबरी इंडिया के द्वारा। तो जे साई दीपक का नाम आप याद रखिएगा इस बुक से रिलेटेड, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, जे साई दीपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को मनाए जाने के अलावा आपको इसकी थीम भी याद रखनी पड़ेगी। तो इसकी जो थीम है 2022 की, वो थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। तो ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन इसकी थीम हो जाएगी। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, मानव बंधुत्व दिवस का नाम आप जरूर ध्यान रखो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका द क्लास ऑफ 2006। एक और पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2006, ये जो पुस्तक है किसने लिखी? मोहन त्रिवेदी, आकाश कंसल, राहुल महाजन या फिर अरिजित पटेल। और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आकाश कंसल। तो आकाश कंसल का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। आकाश कंसल की ये किताब है ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2006। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ इस प्रकार से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की एक बैच है 2006 की, उनके जो एडवेंचर्स है उन एडवेंचर्स को इसमें लिखने की कोशिश की गई है, द क्लास ऑफ 2006। तो आकाश कंसल का नाम आप जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अब स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात यहाँ पर आई है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पठानकोट, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर हैदराबाद? और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हैदराबाद। अब संत श्री रामानुजाचार्य की बात की जाए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही बन सकता है। इसका जो निर्माण किया गया यहाँ पर हो सकता है इसकी इमेज होगी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये इमेज है रामानुजाचार्य की, श्री संत रामानुजाचार्य, इनकी ये जो बनाई गई है ये आइडल, इस आइडल को
5 मेटल्स को मिला के बनाया गया है। अब 5 मेटल्स में गोल्ड आता है, जिंक आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, आयरन भी आता है, ऐसे करके 5 मेटल्स को मिला के बनाया गया। अब मैं संत रामानुजाचार्य के बारे में बात करूं तो जो संत रामानुजाचार्य हैं उनका बर्थ कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1017 CE, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के एक महान भक्ति आंदोलन के संत हुआ करते थे संत रामानुजाचार्य, और विशिष्टाद्वैतावाद का जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैतावाद का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तो 1017 AD याद रखो, पहली बात तमिलनाडु में जन्म हुआ था, और तमिलनाडु में जन्म हुआ था, साउथ में ही इनकी 216 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई गई है जिसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देना एक उद्देश्य हो जाएगा इस मूर्ति को बनवाने से संबंधित। 24वां क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो AFC महिला एशिया कप 2022 जो ये हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था तो ये भारत में आयोजित हुआ था और इसका खिताब जीता गया चाइना के द्वारा। तो AFC महिला एशिया कप भारत में इसका आयोजन हुआ 2022 में, खिताब लेकिन जीता गया है चाइना के द्वारा। अब थोड़ा सा AFC के बारे में बात कर ली जाए तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 7 मई 1954 आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है AFC का, तो कुआलालंपुर मलेशिया इसका मुख्यालय हो जाएगा। अध्यक्ष आप देख सकते हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके अध्यक्ष हैं, और महासचिव विंसेंट जॉन। अध्यक्ष और महासचिव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। स्थापना कब हुई, तो 1954 में, और कुआलालंपुर इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा। और किसके द्वारा जीता गया, चाइना के द्वारा। और ये जो AFC फुटबॉल वर्ल्ड एशिया कप है ये 2022 का कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 25वां क्वेश्चन, तो अब ध्यान से देखिए, 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 125वीं जयंती। तो आपको ध्यान रखना है कब मनाई जाती है डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती, 8 फरवरी। कौन से नंबर के राष्ट्रपति ये थे, तो ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में महत्वपूर्ण है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में रहते हुए मृत्यु हुई थी वो भी कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, तो भारत रत्न से इन्हें कब नवाजा गया था, 1963 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद रखो, भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था, तो भारत रत्न आपको ध्यान रखना है 1963। इसके अलावा एक बात और ध्यान दें, 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये कब बने थे, 1948 में बने थे। सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। और अभी कौन सी जयंती मनाई गई, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। 8 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। कहाँ पर जन्म हुआ था, तो ये हैदराबाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो बस एक आखिरी दिन बचा है, एक आखिरी मौका बचा है सबसे अच्छे कोर्सेज सबसे कम प्राइजेस में परचेज करने का। तो अगर आप डिस्काउंटेड प्राइजेस में ये सभी कोर्सेज लेना चाहते हैं, जिसमें MP सब इंजीनियर का कोर्स इंक्लूडेड है, MPSI रक्षक कोर्स इंक्लूडेड है, अगर आप MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो विजया कोर्स आप ले सकते हैं, MP कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप दबंग कोर्स ले सकते हैं। तो सबसे कम प्राइस पर पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं पर भी इतने कम प्राइजेस में ये कोर्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, तो एक दिन सिर्फ आपके पास है। आप अगर चाहें तो फरहा मैम 40 कोड लगाकर इसमें 40% डिस्काउंट किसी भी परचेज पर ले सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन बीत जाने के बाद आप जागे तो फिर आपको ओरिजिनल प्राइस में लेना पड़ेगा। ये जो कोड है ये कोड इनवैलिड हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके पते की बात है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉल करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26वां प्रश्न DRDO से रिलेटेड है। तो DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं। तो DRDO के नए निदेशक आपको बताने हैं और इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है श्रीनिवास मूर्ति। तो श्रीनिवास मूर्ति का नाम ध्यान रखें आप, DRDO के नए निदेशक बने हैं। DRDO की स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और जब DRDO की बात आती है तो IGMDP की बात जरूर आती है। IGMDP आप सभी जानते होंगे, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट
प्रोग्राम। और ये जो IGMDP है, ये IGMDP किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? तो ये दिमाग की उपज मानी जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आपको ध्यान रखना है IGMDP से रिलेटेड, ठीक है। और इसी IGMDP के अंतर्गत काफ़ी सारी जो प्रारंभिक मिसाइल्स है इंडिया की वो डेवलप की गई थी, जिसमें अग्नि आती है, उसके बाद पृथ्वी आती है, त्रिशूल है, नाग है, आकाश है, ये सभी मिसाइल्स इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखो। अगर IGMDP की बात की जाए तो IGMDP APJ अब्दुल कलाम सर APJ अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज ज़रूर थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता कब दी गई थी? तो 1983 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स DRD और IGMDP से रिलेटेड याद रखिएगा आप। श्रीनिवास मूर्ति जी का इमेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, 24th शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विंटर ओलंपिक्स से पूछा गया है, तो विंटर ओलंपिक्स 2022 आपको नाम ध्यान रखना है बीजिंग चाइना। तो बीजिंग चाइना का नाम ध्यान रखो। विंटर ओलंपिक्स 2022 कौन सा संस्करण था ये? तो ये 24वां संस्करण था। इसका मोटो था एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। इसमें देखा जाए तो भारत को एक भी पदक हासिल नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पदक इसमें किसे मिले? तो नॉर्वे का नाम आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे को सबसे ज़्यादा पदक मिले। कितने मिले? 37 पदक मिले हैं नॉर्वे को सबसे ज़्यादा। शुरू से लेकर विंटर ओलंपिक्स जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो तब से अभी तक सब लगातार पदक और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स किसने जीते हैं? तो मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स इसमें अमेरिका के द्वारा जीते गए हैं। तो विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया जाता है? अच्छा, कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस 2022 की बात की जाए तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है 4 फरवरी के साथ साथ कि इसका इस बार की थीम क्या थी, क्योंकि थीम एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप जो है वो 2022 की थीम थी। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? तो ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया? डेरिल मिशेल, ब्रेंडन मैकुलन, विराट कोहली या फिर डैनियल विटोरी। और ICC क्रिकेट स्पिरिट अवार्ड 2021 डेरिल मिशेल ने जीता है। डेरिल मिशेल का नाम आप ध्यान रखो। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इन्होंने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है इनके द्वारा 2021 का। अगला प्रश्न, किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विश्व की पहली ऐसी टीम जिसने 1000 वनडे मैच खेले वो कौन सी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का नाम याद रखो। और किस देश के साथ खेल के बनी है ये? तो इसमें फिर न्यूजीलैंड का नाम आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो भारत जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खेलकर 1000 वनडे क्रिकेट मैचेस इसने पूरे कर लिए और ये पहली है विश्व की। अब देखो यहाँ पर जब वनडे क्रिकेट की बात हुई है तो सबसे पहला वनडे भारत ने किसके अगेंस्ट खेला था? तो इंग्लैंड के साथ में खेला था। कब खेला था? 13 जुलाई 1974। तो 1974 में पहला वनडे मैच खेला गया था। किसके साथ में खेला गया था? इंग्लैंड के साथ में खेला गया था भारत के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड, ठीक है। तो 31st क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भारत। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में कौन कौन था? भारत था और इंग्लैंड था। और कौन जीता है? इंडिया जीता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन स्थल क्या है? तो वेस्ट इंडीज, एंटीगुआ। वेस्ट इंडीज़ का नाम आपको ध्यान रखना है। वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन हुआ था। किसका? भारत अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 क्वेश्चन, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन आहट की बात की जाए, देखिए मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और ये रेलवे सुरक्षा बल RPF के साथ मिलकर किया गया है। तो RPF का आपका योजना हो जाएगी या फिर एक ऑपरेशन आहट हो जाएगा जो मानव तस्करी को रोकने के लिए है। इस बात को आप ध्यान रखो। अगला, और अच्छा, ये जो RPF का आहट है ये स्पेशली कहाँ पर है? सीमावर्ती देशों में मतलब जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उन सीमावर्ती राज्यों में स्पेशली इसको किया जाएगा ये ऑपरेशन आहट। 33rd क्वेश्चन, कंचोथ पर्व।
कंचोथ पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो कंचोथ पर्व आपको ध्यान रखना है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किनके द्वारा मनाया जाता है? तो जो नाग फॉलोअर्स होते हैं उन नाग फॉलोअर्स के द्वारा इस कंचोथ पर्व को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष जो होता है माघ का, तब इसको मनाया जाता है। विशेष प्रकार का कुछ पूजा कार्यक्रम होता है यहाँ पर। इस प्रकार से महिलाएं सजती धजती हैं। 34वां क्वेश्चन, बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पॉवरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया? तो हैकथॉन प्रतियोगिता पॉवरथॉन 2022 को लॉन्च करने वाले हो जाएंगे विद्युत मंत्री आर.के. सिंह। कॉमन सेंस से भी आप ये कर सकते थे। अब ये जो हैकथॉन है, ये हैकथॉन क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो वेरियस जो स्टार्टअप्स हैं जो किससे रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, हमारे देश में काम कर रहे हैं, तो उन स्टार्टअप्स के बीच में क्विज कंपटीशन जैसा हुआ। वो कंपटीशन करवाने का आधार ये था कि जो जटिल समस्याएं होती हैं जो भी विद्युत विभाग में आ रही हैं, उन जटिल समस्याओं को, उन कॉम्प्लिकेशंस को निपटाया जा सके। तो हैकथॉन या फिर पॉवरथॉन 2022 आप याद रखेंगे बिजली वितरण से रिलेटेड है। विद्युत मंत्री कौन है? आर.के. सिंह, और इन्हीं के लीडरशिप में इसको किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फरवरी की बात है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजीसी के अगले अध्यक्ष अगर देखा जाए तो राहुल भाटिया, रवि मित्तल, एम जगदीश कुमार या फिर डीपी सिंह, और इसमें सही आंसर एम जगदीश कुमार आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन आप ध्यान रखो, यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। ठीक है, अब एम जगदीश कुमार, यूजीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यूजीसी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में 150 गांव को इंक्लूड करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है केंद्र सरकार ने? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है इजराइल। तो इजराइल आपको नाम ध्यान रखना है। 150 गांव को उत्कृष्ट गांव की रूपरेखा में लाने के अंतर्गत ये जो इजराइल है इसके साथ में समझौता किया गया। अब इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं, जेरूसलेम। करेंसी क्या है? तो इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का नाम आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति अगर देखे जाए तो इसाक हर्जोग जो है वो इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फियरलेस गवर्नेंस की अगर बात की जाए, फियरलेस गवर्नेंस, तो एक बहुत ही फियरलेस लेडी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, जिनका नाम है डॉक्टर किरण बेदी। तो डॉक्टर किरण बेदी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर किरण बेदी जो है वो 1972 में आईपीएस सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करने वाली पहली महिला बनी थी। इसके अलावा आपको याद रखना है ये पुडुचेरी की 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी किताबों के ऑथर ही रही हैं, जैसे आपने एक नाम तो फियरलेस गवर्नेंस देखा। फियरलेस गवर्नेंस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि है एज आई सी जो किताब है वो भी किरण बेदी जी की हो जाएगी। क्रिएटिंग लीडरशिप, एक और नाम याद रखना, क्रिएटिंग लीडरशिप। तो क्रिएटिंग लीडरशिप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एज आई सी, क्रिएटिंग लीडरशिप। उसके अलावा फियरलेस गवर्नेंस, ये सभी पुस्तकों के नाम है किरण बेदी जी से रिलेटेड। फियरलेस गवर्नेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अगर नए अध्यक्ष आपसे पूछे जाए तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उन्नी कृष्णन नायर। तो उन्नी कृष्णन नायर का नाम याद रखें, वीएसएससी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, उन्नी कृष्णन नायर ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 आपको याद रखना है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आईजीएमडीपी अभी जो देखा था वो 1983 था, उसके 20 साल पहले 1963 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये जो बॉर्डर हाट होता है, इस बॉर्डर हाट में ये किया जाता है कि जो 0 डिग्री लाइन होती
होती है उस 0 डिग्री लाइन पर हाट बाजार लगाया जाता है, जिसमें सामने वाला जो देश है, दूसरा देश, वो देश के लोग भी आके विक्रेता बन सकते हैं, हमारे देश के भी विक्रेता बन सकते हैं, और क्रेता विक्रेता दोनों देशों के हुआ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के एक हाट का आयोजन किया गया। तो ये जो आयोजन है ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया, और बांग्लादेश और इंडिया के जो विक्रेता थे उनके बीच में ये जो आयोजन है ये आयोजन हुआ। ठीक है, तो शून्य सीमा रेखा के पास साप्ताहिक बाजार के तौर पर बॉर्डर हाट लगाए जाते हैं, ये जनरली लगाए भी जाते हैं, और 40-50 विक्रेता अपनी चीज़ों को टिन शेड के नीचे बनी चौकियों पर रख के बेचते हैं। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसके पहले 2 सप्ताह के हाट लग चुके हैं। अभी ये जो फरवरी में लगा है ये तीसरा हाट है। इस तरीके का आप देख सकते हैं, ऐसे टिन शेड लगाकर विक्रय किया जाता है। अगला क्वेश्चन 40वां प्रश्न है, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो परम प्रवेगा की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है? भारतीय विज्ञान संस्था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? और इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है IISc बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित किया गया है IISc बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। 41वां क्वेश्चन है, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? 41वां क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे नाम राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, इसको किसके द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ इसका नाम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में ये योजना को शुरू किया गया, और ये योजना को शुरू किया गया है 2021-22 वाले टाइम पीरियड में, और इसके अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष, रुपीज़ पर एनम, 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो गरीब मजदूर हैं उन गरीब मजदूरों में बांटे जाने का अनुदान किया गया है इसमें। ठीक है, 42 क्वेश्चन है, संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो ये जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है 2022 ये मनाया गया आपका 1 से 7 फरवरी। सी जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब मनाया गया? तो 1 से 7 फरवरी 2022 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2022 की इसकी थीम क्या थी? तो फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक रिकवरी। तो कोविड-19 से रिकवरी के ड्यूरेशन में या फिर उसके बाद वाला जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से हम लोगों के बीच में क्या रहे, हार्मनी बनी रहे, आप बोल सकते हैं पीस बना रहे, इसलिए ये जो है इस वीक को इस्टेब्लिश किया गया। आपको ध्यान रखना 1 से 7 फरवरी के बीच में। 43rd क्वेश्चन, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के अगर लेखक देखे जाएं तो नवदीप सिंह गिल सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि नीरज चोपड़ा के बारे में देखा जाए तो ये बहुत ही चर्चित है वर्तमान में, तो इनकी जो बायोग्राफी है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो नवदीप सिंह गिल का नाम आपको ध्यान रखना है, गोल्डन बॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने UGC के निदेशक देखे थे, अब आपको NCERT के नए निदेशक बताना है। कौन हो जाएंगे? दिनेश प्रसाद सकलानी, उपेंद्र द्विवेदी, GAV रेड्डी या फिर मनोज पांडे? और इसमें सही आंसर दिनेश प्रसाद सकलानी आंसर हो जाएगा। तो NCERT के नए निदेशक अगर पूछे जाए तो दिनेश प्रसाद सकलानी का नाम याद रखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 45वां क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कोंकर्स M एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 3131.82 करोड़ रुपए में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। BDL का नाम याद रखना है। भारतीय सेना ने कोंकर्स M एंटी टैंक मिसाइल के निर्माण के लिए इसके साथ समझौता किया है। तो BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड का नाम आप जरूर ध्यान रखो, कोंकर्स टैंक से रिलेटेड। ठीक है, इंडिगो एयरलाइन की बात हुई है, तो अब इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? MD आपको बताना है इंडिगो एयरलाइन के, श्रीनिवास मूर्ति, नेविल संघवी, राहुल भाटिया या फिर रवि मित्तल? और इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राहुल भाटिया। इसके पहले आपने जो पिछला सेशन देखा था जनवरी 2022, उसमें आपने देखा था विनोद कन्नन का नाम। तो विनोद कन्नन कौन है? विनोद कन्नन है CEO
विस्टारा एयरलाइंस के। तो विस्टारा एयरलाइंस में आप ध्यान रखोगे किसका नाम, विनोद कन्नन का। और वहीं अगर आपसे राहुल भाटिया पूछा जाए तो वो इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंध निदेशक हो जाएंगे, एमडी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 47 क्वेश्चन, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हुआसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली जो देश है वो है उत्तर कोरिया। तो हुआसोंग 12 का नाम आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड हो जाएगी ये, उत्तर कोरिया से रिलेटेड हो जाएगी। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो अमेरिका के ग्वाम क्षेत्र तक मार करने में सक्षम है। ठीक है, हाल के वर्षों में ये उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप सभी जानते हैं ये भारत रत्न से सम्मानित हुआ करती थी। अब आपको बताना है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, 2021, 2001, 2019 या फिर 2010। और इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 2001। तो लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001 में, और मृत्यु इनकी हुई है हाल ही में। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है इंडिया में, 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष और एकल का खिताब किसने जीता? तो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात यहाँ पर हो रही है। और पुरुष एकल की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें राफेल नडाल का नाम याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, जरूर नाम याद रखें राफेल नडाल का। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आप यहाँ पे देख लें। अगर हम लोग पुरुष में देखते हैं, मेंस में देखते हैं, तो आपको राफेल नडाल का नाम याद रखना है, स्पेन के हैं ये। वहीं अगर आपसे फीमेल कैटेगरी में पूछा जाए, महिला वर्ग में, तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने इस खिताब को जीता है। तो फीमेल्स में एशले बार्टी का नाम याद रखें, और मेल्स में आपको किसका नाम याद रखना है, स्पेन के राफेल नडाल का नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष एकल मैन सिंगल्स राफेल नडाल, महिला एकल विमेन सिंगल्स कौन हो जाएंगे, एशले बार्टी। उसके बाद पुरुष युगल में थानासी कोकोनाविस और निक किर्जियोस। वहीं अगर महिला युगल की बात की जाए तो बार्बरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। ये जो मैन सिंगल और फीमेल सिंगल हैं, विमेन सिंगल हैं, ये ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है? तो पंख अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या फिर हरियाणा। पंख अभियान की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। और ये किसके लिए है? ये कन्या और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब देखो तो ऐसा ध्यान रखो, ये जो अभियान है, इसका उद्देश्य विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल उन्नयन परीक्षण कार्यक्रम से जोड़ना। मतलब जो स्किल इंडिया है, उस स्किल इंडिया से जोड़ना इनका उद्देश्य हुआ करता है। ठीक है, बाकी ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में आप सभी जानते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान के सबसे ज़्यादा कार्यकाल के मुख्यमंत्री अब ये बन चुके हैं। गवर्नर छगन भाई पटेल, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमठ। 52 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एनसीडब्ल्यू का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखो एनसीडब्ल्यू का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये 30वां स्थापना दिवस था। और 2022 की अगर इसकी थीम पूछी जाए तो शी द चेंज मेकर इसकी थीम हुई। तो शी द चेंज मेकर आपको थीम याद रखना है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992, ध्यान रखना है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान की जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा, महिला आयोग से रिलेटेड। तो ये सभी थे आपके आज के प्रश्न जो हमारे किससे रिलेटेड थे। जो करंट अफेयर्स फरवरी 2022 है, उस फरवरी 2022 के पूरे करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर देखे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ऊंची इमारत तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस इमारत का एक फाउंडेशन मजबूत होना। इसी तरीके से अगर आप व्यापक के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका एक आधार मजबूत होना। आधार मजबूत करने के लिए एमपी परीक्षा एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए आया है
कंप्लीट एक फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स का नाम रहेगा आपका जीरो से हीरो व्यापम फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स से जुड़कर आप अपने व्यापम के सारे कॉमन सब्जेक्ट का एक अच्छे से फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपके पास परा मैम 40, पुनीत सर 40, सोम सर 40 रेफरल कोड से 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर देर किस बात से, आज ही इस कोर्स से जुड़े।